फिजिक्स बाय साइंस में आज हम 12th का जो हमारा दूसरा चैप्टर है विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। जी हाँ, क्षेत्रफल वेक्टर आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा होगा, 11th में भी आपने पढ़ा है। 11th में आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास में एडिस क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और एक होती है हमारी सदिश क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर और ये वेक्टर। तो अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि वे राशि होती है जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जैसे कि हम बात करते हैं द्रव्यमान की, बात करते हैं दूरी की, बात करते हैं समय की। और सदिश राशि वे राशि होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे बात करते हैं बल की, आघूर्ण की बात करते हैं, बलाघूर्ण की। तो ये क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल भी एक अदिश राशि है, परंतु हमने इसके नाम के साथ जोड़ा है वेक्टर, यानी क्षेत्रफल में दिशा हमने जोड़ दी है। कैसे? देख लीजिए, जैसे हमारे पास में कोई भी क्षेत्रफल है, ये ए क्षेत्रफल है, किसी भी शहर में हो सकता है। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर लंबवत अगर हम एक एकांक वेक्टर लेते हैं एन कैप, यानी ये जो हमारे पास में ए क्षेत्रफल है, इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्शन भी हमने लगा दिया है। तो क्या होगा कि क्षेत्रफल के लंबवत, जी हाँ, क्षेत्रफल के लंबवत एकांक वेक्टर भी है। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा क्षेत्रफल वेक्टर। समतल क्षेत्रफल में समतल जो प्लेन है, समतल क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्षेत्रफल वेक्टर। ये हमेशा क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये, यानी क्षेत्रफल वेक्टर क्षेत्रफल के लंबवत होता है हमेशा। अगर कहीं पे थीटा वगैरह आता है तो हम उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, जो भी होता है क्षेत्रफल वेक्टर का मात्रक। अब हम बात करते हैं कोण की। जी हाँ, प्लेन एंगल भी इसको हम बोलते हैं। कोण के बारे में डिस्कस करते हैं। कोण क्या होता है? कोण के बारे में हमने ये 9th में भी पढ़ा है। देख लीजिए, जैसे कि हमारे पास में कोई भी ये वर्ग है, इसकी त्रिज्या r है, ये इसका केंद्र है O, P1 से P2 पॉइंट पर जाने में चली गई दूरी, ये है हमारी S। तो ये एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? थीटा। तो क्या पढ़ा है हमने? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। चाप का मात्रक भी मीटर में होगा, त्रिज्या का मात्रक भी मीटर में होगा। तो मीटर से मीटर कट गया, इसकी कोई भी विमा नहीं होती, कोण की कोई भी विमा नहीं होती। पर इसका एक मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं रेडियन। आपने पढ़ा है एमके सिस्टम या एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट में हमारे पास में जो 7 यूनिट थी, तो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट या पूरक मात्रक थे। तो पूरक मात्रक में था कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का मात्रक रेडियन। तो अगर हम करते हैं एक रेडियन की परिभाषा, एक रेडियन क्या होता है यहाँ पे? अगर हम लेते हैं S बराबर R, यदि S बराबर R तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। तो क्या डेफिनेशन बनती है? यदि चला गया चाप या चली गई दूरी, जी हाँ, चाप त्रिज्या के बराबर है, यदि चाप वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो केंद्र पर अंतरित कोण थीटा का मान 1 रेडियन होता है। या 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा अवतरित किया जाता है। बात करते हैं हम संपूर्ण कोण की। संपूर्ण माने पूरा, कंप्लीट। तो संपूर्ण कोण क्या होता है? किसी भी वृत्त के केंद्र पर एक परिधि पर एक पूरा चक्कर लगाने पर जो कोण होता है वृत्त के केंद्र पर, उसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। जी हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाने पर वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो संपूर्ण कोण के लिए पूरा चक्कर हमने लगाया है, तो चाप कितनी होगी? परिधि के बराबर होगी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r, और ये r है नीचे यहाँ पर सूत्र में, थीटा इक्वल टू ऐसे कोण r, तो ये r से r कैंसिल,
इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यानी एक संपूर्ण कोण क्या होता है, वो 2 पाई रेडियन के या 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। हम जानते हैं कि एक चक्कर पूरा करने पर 360 डिग्री होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इससे हम आगे यहां पर 1 डिग्री का मान रेडियन में निकाल सकते हैं, पाई का मान जो है 3.4 रख लेंगे, फिर हम इससे मिनट और सेकंड भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं घन कोण के बारे में। जी हाँ, जिस तरीके से ये प्लेन एंगल होता है, इसी तरीके से गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंकित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं, और इसे दिखाते हैं हम ओमेगा से। जी हाँ, घन कोण सॉलिड एंगल। सॉलिड क्या होगा, जिसमें 3 डायरेक्शन होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी मोटाई भी होगी। जैसे कि आपने देखा कि हम कोई तरबूज वगैरह खाते हैं जब घर पर, तो जब हम तरबूज को काटते हैं तो उसका एक पीस निकाल लेते हैं, ये मान लो इसका केंद्र है, तो ये हमने जो पीस इसमें से बाहर निकाला है, इस तरीके से हमने पीस निकाला, जैसे वो कोन आइसक्रीम खाते हैं। तो ये अवयव पूरे का क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ए है, और जो इसका हमने टुकड़ा लिया है इसका क्षेत्रफल है ये डी ए। तो ये बात करते हैं यहां पर, ये पॉइंट हो गया हमारा पी, ये सेंटर हो गया ओ, इसकी रेडियस है आर। जहां पे जो गोल कोण बन रहा है, ये जो बन रहा है यहां पे ये, तो इसको क्या बोलते हैं हम, घन कोण, यानी कि डी ओमेगा, छोटा सा एंगल। तो इसके बारे में क्या आ जाएगा कि घन कोण सॉलिड एंगल का जो मान होता है वो होता है पृष्ठीय जो अवयव है हमारा, क्षेत्रफल अवयव बटे त्रिज्या का वर्ग, यानी DA अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू DA अपॉन आर स्क्वायर। डी ओमेगा ले लीजिए, छोटे से एंगल की बात करते हैं। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, ये वर्ग मीटर, और त्रिज्या का मात्रक है मीटर, और ये यहाँ पे क्या वर्ग है, तो क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, ये कट गया। यानी क्या कह सकता हूं मैं कि इसकी कोई भी विमा नहीं होती। बात करते हैं मात्रक की, तो इसका मात्रक हमने पढ़ा था स्टेरेडियन। जी हाँ, ये हो गया स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल का मात्रक। अब हम लगाते हैं एक स्टेरेडियन की परिभाषा। एक स्टेरेडियन क्या हो सकता है, यदि हम ये देखते हैं कि डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी किसी भी गोलीय पृष्ठ के अवयव क्षेत्रफल का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तो गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान एक स्टेरेडियन हो जाता है। डी इक्वल टू आर स्क्वायर, तो डी ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन। तो हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यदि क्षेत्रफल अवयव त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो केंद्र पर अंतरित, यानी केंद्र पर जो कोण बन रहा है घन कोण, उसका मान एक स्टेरेडियन होता है। जैसे हमने पढ़ा था एंगल के बारे में, संपूर्ण कोण वहां पर कितना आया था 2 पाई, तो इसी तरीके यहां पर देखते हैं संपूर्ण घन कोण, अगर हम पूरे गोले की बात करते हैं, पूरी गोले पृष्ठ की बात करते हैं, खोखला भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, अगर हम पूरे गोले पृष्ठ की बात करते हैं, तो पूरा गोले पृष्ठ केंद्र पर क्या कोण अंकित करेगा, घन कोण। जी हाँ, तो पूरे गोले का जो पृष्ठ ये क्षेत्रफल हो जाएगा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या का वर्ग नीचे की तरफ क्या रखना पड़ता है, ये कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो क्या होगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो संपूर्ण घन कोण का मान कितना होगा, ये होगा 4 पाई स्टेरेडियन। जी हाँ, संपूर्ण घन कोण इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यदि ये जो हमारा पृष्ठ है वो पूरा
गोलीय ना होकर थोड़ा उभरा भी हो सकता है। देखिए किस तरीके से ये हमारे पास में एक पृष्ठ है, यहां से हमने ये आर त्रिज्या ली, ये पॉइंट होगा हमारा पी, ये पॉइंट ओ, इसका छोटा सा क्षेत्रफल है डी ए, जो पृष्ठीय अवयव लिया है हमने, इसका क्षेत्रफल है डी ए। तो अगर ये इस जो ओ से पी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक वेक्टर हो गया, उसका मान हो गया यहाँ पे एन के। हमने पढ़ा है कि क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा क्षेत्रफल अवयव के लंबवत होता है। तो अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लेते हैं तो ये क्या हो रहा है हमारा डी ए वेक्टर। तो दोनों के बीच में कितना कोण आ रहा है, थीटा कोण आ रहा है। जी हाँ, थीटा कोण आ रहा है। हमने पढ़ा था अभी डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, हमने अभी ये पढ़ा है। और यहां पर क्या हो रहा है कि डी ए और एन के बीच में थीटा कोण है, एन वेक्टर में डी ए के बीच में थीटा कोण है। तो क्या करते हैं, इस डी ए का यहां पर एक प्रोजेक्शन लेते हैं, यानी कि एक प्रतिछाया लेते हैं इस तरीके से। ये प्रतिछाया यहां पर ये प्रतिछाया है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि स्मॉल आर त्रिज्या का हम एक पूरा ये गोला मान लेते हैं। तो दो थोड़ा उभरा हुआ है ना ये। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर डी ए की बजाय क्या लेंगे हम, डी ए वेक्टर के बजाय क्या लेंगे हम, डी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंगे। तो डी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, डी ए डॉट ये हो गया हमारा एन और आर स्क्वायर, यानी तो आपने पढ़ा स्केलर क्वांट गुना और वेक्टर गुना पढ़ी आपने। तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पे डी ओमेगा इक्वल टू डी ए एन कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और एन क्या है, एन का परिमाण होता है 1। क्यों, एन जो है वो एकांक वेक्टर है और एकांक वेक्टर का मान हमेशा होता है 1। तो यहां से हम क्या करते हैं, ये स्मॉल एन को हटा देते हैं। तो डी ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। तो हमारे पास में ये घन कोण के लिए दो डी ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, या कह सकते हैं डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। करते हैं विद्युत फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जी हाँ, लक्स साबुन का ऐड देखा होगा आपने जी। लक्स साबुन का जब हमने ऐड देखा था तो उसमें एक एक्टर जो है वो नारे है, एक फुहारे के नीचे नारे, ऊपर से फुहारा पड़ रहा है, फुहारे की धार जो है ऐसे बहुत सारे पानी की धारें निकल रही है। तो जितनी ज्यादा धार होगी पानी की, जितने रेखाएं होगी, तो इतना ही जाए लक्स साबुन बनाने से मिल जाएगा। जी हाँ, तो हम ये बता रहे हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक हम काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं और उस काल्पनिक पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती है। जी हाँ, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक विद्युत क्षेत्र है E, और ये काल्पनिक पृष्ठ लिया हमने कोई भी A। तो इसका अगर हम एक छोटा सा, ये विद्युत क्षेत्र में बहुत सारी विद्युत रेखाएं आएगी, इसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया DA वेक्टर। तो इस DA वेक्टर से जो गुजरने वाला फ्लक्स है D फाई, यहाँ पे छोटा सा T दिखा सकते हैं। तो फ्लक्स बहुत तरह का होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो D फाई, ये बस ऐसे ही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रखेगा यहाँ पे, सिर्फ D फाई। तो D फाई क्या हो जाएगा, E डॉट DA। जी हाँ, ये क्या है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के एक सूक्ष्म अवयव DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये होगा यहाँ पे DA। और अगर हम बात करते हैं पूरे फ्लक्स की, यानी पूरे क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स जाएगा, तो उसको ऐसे दिखाएंगे 5E
टोटल फ्लक्स हो जाएगा 5। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं ई डॉट डी ए डॉट हटाने के लिए क्या करते हैं, ई डी ए का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन समाकलन। समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना। यानी जैसे हमारे पास में ये छोटा सा ये पूरा जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ है, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो सारे टुकड़ों के फ्लक्स को जोड़कर पूरा फ्लक्स आ गया ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए डॉट हटाने के लिए क्या करते हैं, ई डी ए कोस थीटा। तो यहां पर क्या होगा, इसका लेके हम पृष्ठीय समाकलन लेते हैं, पृष्ठीय समाकलन। तो ई का मान नहीं चेंज हो रहा है, तो ई को हम बाहर रख सकते हैं। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं डी ए कोस थीटा। समाकलन का मतलब है कि इसकी अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, जिसे छोटे छोटे पृष्ठों को जोड़ेंगे हम। यानी अगर हम डी ए का समाकलन कर सकते हैं तो इस डी को पूरा जोड़ने पर क्या आ जाएगा, सॉरी डी को पूरा जोड़ने पर आ जाएगा ए, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो हम डी ए समाकलन की जगह क्या रख सकते हैं, यहां पर ए रख सकते हैं। तो 5 इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया ई ए कोस थीटा। जी हाँ, क्या आ जाए, ई ए कोस थीटा। अगर तो हम ये भी कहते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक क्षेत्रफल, एक हमारा हम एक लेते हैं, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं को हम विद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। अब यहां पर बात करते हैं मात्रक की। जी हाँ, फ्लक्स की अगर हम मात्रक की बात करते हैं, आइए इधर 5 इक्वल टू आपने पढ़ा है अभी ई डॉट ए। मात्रक की अगर बात करते हैं फ्लक्स का, इसकी यूनिट क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र का हमने मात्रक पढ़ा है। जी हाँ, क्या पढ़ा है, न्यूटन प्रति कूलम। और साथ में क्या होगा, क्षेत्रफल वर्ग मीटर। तो एक इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो गया। एक मात्रक और हो सकता है इसका, ई का मात्रक हमने एक और पढ़ा है, वोल्ट प्रति मीटर पढ़ा है हमने, और ये मीटर स्क्वायर हो गया। एक पावर से एक पावर कट गई, तो क्या आ गया, ये वोल्ट मीटर। अब हम बात करते हैं विमा की। विमा क्या हो जाएगी भाई, डायमेंशन। तो ई को हम इसे दिखा सकते हैं एफ अपॉन क्यू डॉट ए, जहां क्यू क्या होता है, आवेश इक्वल टू आई टी, विद्युत धारा गुणा समय। और विद्युत धारा की विमा होती है ए, और टी की होगी ये टी मान। अगर हम यहां पे रखते हैं एफ, बल की विमा आपने पढ़ा है एम एन टी माइनस 2। आवेश की विमा होती है ए टी, यहां से निकाला भी हमने। और ये क्या है, ये एरिया है, क्षेत्रफल की विमा होगी एल स्क्वायर। तो इन सारों को देखिए, एम की दूसरी कोई विमा नहीं है, तो क्या हुआ, एम ए के लिए यहां पे एक ये एम एल स्क्वायर, टी की पावर ए ऊपर जाएगा टी माइनस 3 और ए माइनस 1। क्या है, ये आएगी विद्युत फ्लक्स की विमा, एम एल 2 टी माइनस 3 ए माइनस 1। अब हम इसमें एक केस देखते हैं, दो स्थितियां हमारे सामने आती है, ये थोड़ा सा देखने की है। अगर आपने ये स्थिति, ये कंडीशन समझ ली, तो समझिए कि आप इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। स्थिति फर्स्ट, यदि काल्पनिक पृष्ठ, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, काल्पनिक पृष्ठ ए क्या है कि काल्पनिक पृष्ठ ए विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत है। देखिए लंबवत है, तो थीटा इक्वल टू 0। समझने, है लंबवत, थीटा इक्वल टू 0 क्या है वो देख लीजिए। ये है हमारा विद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन,
और क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल इसके लंबवत है। तो क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, ये क्षेत्रफल हो गया, ये भी ई है, क्षेत्रफल लंबवत है। पर हम बात करते हैं यहां पर किस चीज की, ई वेक्टर व डी वेक्टर के बीच कितना कोण होगा। तो डी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा क्षेत्रफल अवयव के लंबवत होती है, यानी डी वेक्टर क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। तो डी वेक्टर ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई डी ए कोस 0। और कोस 0 का मान आपको पता क्या होता है, 1 होता है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस, ये फाई इक्वल टू हो जाएगा अपना ई डी ए, यानी कि इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा फाई का। विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान कब होगा, जब विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है क्षेत्रफल। देख लीजिए, जब ये लंबवत होगा तो ज्यादा से ज्यादा इसमें से रेखाएं गुजरेंगी, जितनी रेखा ज्यादा गुजरेगी इतना ही अधिक विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा। अब थीटा का मान आप बढ़ाइए, आप कैसे करते जाइए। अब केस सेकंड देख लीजिए, ए व ई क्या है, वो समानांतर है, पैरेलल है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए कैसे, आप पहली बार देख रहे हैं कि पैरेलल है तो 90 डिग्री है, और लंबवत है तो ये थीटा इक्वल टू 0 है। देखिए कैसे, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ई की डायरेक्शन है, और हमारा जो क्षेत्रफल है वो भी इसकी डायरेक्शन में ही है, विद्युत क्षेत्र की। तो यहां पर क्या देखना है हमें यहां पर ये देखना है कि विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्षेत्रफल अवयव की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल अवयव क्या होता है, क्षेत्रफल के जस्ट लंबवत, परपेंडिकुलर डी ए वेक्टर। तो अभी देखिए, डी ए वेक्टर व ई वेक्टर के बीच में आप देखिए, डी ए वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच में कितना कोण आया यहाँ पे, ये 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90, समांतर है तो 90, और अगर ये लंबवत था तो 0। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाई इक्वल टू ई डी ए कोस 90। तो कोस 90 का मान होता है 0, तो फाई इक्वल टू कितना है, 0। यानी अगर क्षेत्रफल अवयव या क्षेत्रफल क्या है, वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है। देखिए कोई भी रेखा नहीं गुजर रही, तो क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पे 0 हो जाता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं गॉस का नियम अथवा गॉस की प्रमेय। ओके, ठीक इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, और हम इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 3 महीने में ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। ये विद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस का नियम है। ये नियम कह रहा है, ये प्रमेय कह रही है कि किसी भी बंद पृष्ठ, बंद मतलब ये चारों तरफ से बंद है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई, साथ में छोटा सा ई लिया है, ये डिनोट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है तो वहां स्मॉल एम्पलीट्यूड से डिनोट करते हैं। तो क्या कह रही है ये प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बाउंड आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई इक्वल टू Q/ε0। जी हाँ, जहां एप्सिलॉन क्या है, ये विद्युतशीलता है निर्वात की, इसका मान हमने पढ़ा था 8/12 होता है। और ये जो बंद पृष्ठ है इसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। चलिए, तो हम अब इसकी करते हैं उत्पत्ति, किस तरीके से उत्पत्ति हुई है।
देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी बिंदु आवेश या कोई भी आवेश है Q, और ये एक बंद पृष्ठ के पॉइंट O पर रखा हुआ है। इससे स्मॉल r त्रिज्या की दूरी पर ये हमारा पॉइंट हो गया P, पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पर एक हम छोटा सा क्षेत्रफल अभी मान लेते हैं dA। जी हाँ, क्या है? छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अवयव लिया है हमने dA। तो यहां पर क्या है कि जो एकांक वेक्टर है वो n कैप है, और प्लस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है? एलाइन होता है लाइन के ऐसे। ये विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पे E, दोनों के बीच में कितना कोण है? थीटा कोण हुआ, पॉइंट P। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अगर मान लो हम यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज लेकर चलते हैं तो वो ऐसे सीधा जाएगा ना ऐसे, तो ये E की दिशा होगी। और ये जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है dA, इसके लंबवत जो डायरेक्शन होती है वो क्या बोलते हैं? n के एकांक वेक्टर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा जो क्षेत्रफलीय वेक्टर होगा dA क्या है, वो भी इसी की डायरेक्शन में होता है। क्या कह सकते हैं कि dA वेक्टर और E के बीच में जो कोण है वो कितना है? थीटा कोण है यहाँ पर। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। dA वेक्टर, या इसको बोल सकते हैं हम क्षेत्रफल वेक्टर से गुजरने वाला बाहर की ओर, अगर हम यहाँ पे विद्युत बल रेखा खींचते तो बाहर की ओर जाएगा। बाहर की ओर जो दिश है विद्युत फ्लक्स, उसका मान क्या हो जाएगा? d phi E इक्वल टू E dA cos थीटा। ऐसे भी दिखा सकते हैं, d phi E इक्वल टू E डॉट dA, ऐसे वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं। अदिश गुना है, स्केलर गुना, तो ये आपको आगे क्या कर देते हैं? cos थीटा लगा देते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण उससे स्मॉल r दूरी पर किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसका फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये मान हम यहां पर पुट करते हैं, d phi इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, और साथ में क्या है? dA cos थीटा। हमने पढ़ा था घन कोण के बारे में, क्या पढ़ा था? dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू d ओमेगा। ये जो यहां पर छोटा सा जो एंगल बना है क्या है? d ओमेगा। बिंदु O पर पृष्ठ अवयव क्षेत्रफल के कारण जो सूक्ष्म कोण बना है d ओमेगा। तो क्या आ गया यहाँ पे? d phi इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q d ओमेगा। ये क्या हुआ है? ये आया है एक छोटे से अवयव, छोटे से टुकड़े के कारण छोटे से टुकड़े के कारण आया है ये विद्युत फ्लक्स। अब हम बात करते हैं पूरे पृष्ठ की। पूरे पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई ई। इस वजह से दिखा सकते हैं हम फाई ई को। देखिए यहां पर डी फाई का समाकलन करके, समाकलन मतलब बता दें मैंने आपको, जोड़ना। सारों को हम क्या करते हैं? यहां पे जोड़ देते हैं। क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q d ओमेगा। इनका मान नहीं चेंज हो रहा, मान किसका चेंज हो रहा है? डी ओमेगा। तो ये बाहर आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा। देखिए इसका मान क्या होगा?
तो ये कोण छोटा सा है, पूरा कोण जोड़ता है, यानी पूरे पृष्ठ के द्वारा जो कोण अंतरित होगा घन कोण, उसको बोलते हैं हम संपूर्ण घन कोण। तो हमने पढ़ा है कि संपूर्ण घन कोण का मान कितना होता है 4 π। तो वैल्यू यहां पर रखने के लिए क्या हो गया, Q 4 π एप्सिलॉन 0 और डी ओमेगा का मान रखा हमने 4 π। 4 π से 4 π कैंसिल, तो क्या है I इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। सिद्ध हो गया। यही गोस की प्रमेय थी। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से जुड़े हुए, उस पृष्ठ से बंद आवेश का 1/एप्सिलॉन गुणा होता है। अगर हम यहां पर ये देखते हैं कि इस पृष्ठ पर में एक से अधिक आवेश रखे हुए हैं, आवेश का एक सिस्टम में लिखा है, जैसे प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3, इस तरीके से बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। तो हम क्या बताएंगे, टोटल फ्लक्स की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 सॉरी Φ1 प्लस Φ2 प्लस Φ3, धनात्मक आवेशों के कारण कुछ भी हो सकता है कि वैल्यू डॉट 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 डॉट, फिर ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा, माइनस Φ1 माइनस Φ2 माइनस Φ3। तो इसको सारे को हम जोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ऐसे लिखा सकते हैं हम Q1 बटे एप्सिलॉन, Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट, Q3 बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस Q1 एप्सिलॉन नॉट, Q2 एप्सिलॉन नॉट। इससे कर सकते हैं, तो इसे लिखा सकते हैं B फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन सब में कॉमन सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। क्यों, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, प्लस माइनस को हम एडजस्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एक पॉइंट आपको समझना है कि हमारा कोई भी पृष्ठ है, जिसको हम काल्पनिक पृष्ठ जो हमने माना है, या जिसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, हमारा कोई भी पृष्ठ है जो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही है, उनके कारण आने वाले फ्लक्स का मान होगा धनात्मक, यानी पृष्ठ के अंदर की ओर दिष्ट फ्लक्स होगा पॉजिटिव, और जो बाहर की ओर जा रही है तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू निगेटिव। पृष्ठ से बाहर की ओर दिष्ट फ्लक्स का मान हो जाएगा निगेटिव, और पृष्ठ के अंदर की ओर दिष्ट फ्लक्स का मान हो जाएगा पॉजिटिव। अगर मैं टोटल किसी भी पृष्ठ के टोटल फ्लक्स की बात करता हूं, अगर आने वाली रेखाएं जाने वाली रेखाओं के बराबर है, तो नेट जो फ्लक्स हो जाता है वो होता है 0। हम आगे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें ये आएगा कि हमारे पास में एक गोलीय पृष्ठ है, इस तरीके से ये दो विद्युत क्षेत्र की यानी कि दो विद्युत बल रेखाएं, दो आ रही है और दो ये जा रही है, तो संपूर्ण फ्लक्स की बात करता है, गुजरने वाले फ्लक्स की बात करता है, या नेट फ्लक्स की बात करता है। अगर यहाँ पर नेट फ्लक्स की बात आती है तो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दो ही रेखा जा रही है, दो ही बार जा रही है, आने वाला प्लस जाने वाला माइनस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गॉस की प्रमेय की एप्लीकेशन देखते हैं कि गॉस आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे गॉस की प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकाली जाती है, या गॉस की प्रमेय के आधार पर हम कूलॉम के नियम की स्थापना कैसे करते हैं। देखिए, ये हमारे पास गॉस की प्रमेय की एप्लीकेशन या उसके अनुप्रयोग भी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक विद्युत क्षेत्र है प्लस Q, यानी कि हमारे पास में एक विद्युत आवेश या कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास में प्लस Q, और इस चार्ज से स्मॉल r की दूरी पर एक स्थित है हमारे पास में बिंदु P। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम स्मॉल r रेडियस का एक ये गोला मान लेते हैं, खोखला गोला, या हम कह सकते हैं कि हम एक स्मॉल r त्रिज्या
का एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। ये जो बिंदु P है, देखिए ये इस तरीके से, जैसे हमारी ये फुटबॉल है, ये काल्पनिक पृष्ठ है और इसके केंद्र पर ये आवेश रखा हुआ है +Q। कोई भी आप पॉइंट मान लीजिए, जैसे कि ये पॉइंट P है, ये छोटा सा क्षेत्रफल है dA, क्षेत्रफल अवयव। तो बिंदु P पर हम एक क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं DE, DA। तो क्या देखेंगे यहाँ पर आप कि जो हमारे पास में क्षेत्रफल अवयव होता है वो हमेशा क्षेत्रफल अवयव वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है, ऐसे बाहर की ओर, यानी बिल्कुल तो कोई केंद्र पर जाएगा ना ये। तो क्या हुआ यहाँ पर कि +Q के कारण वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की ओर होगी, यानी इस पृष्ठ के जस्ट लंबवत होगी या केंद्र से मिलाने वाली रेखा के संरेखित की दिशा में होगी। और हमारा जो ये पृष्ठ अवयव है, इसके अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर भी हमेशा क्या होता है, वो हमेशा इसके लंबवत होता है। तो DA वेक्टर और E वेक्टर दोनों की दिशा क्या हो गई, दोनों की दिशा सेम हो गई है। तो ये जो हमारे पास में काल्पनिक पृष्ठ माना है हमने, इसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो इस D अवयव, ये जो हमारे पास में छोटा सा अवयव क्षेत्रफल है DA, इससे गुजरने वाले अगर फ्लक्स की बात करता हूं मैं, तो वो क्या हो जाएगा d phi e। ई छोटा सा सफिक्स में, यानी विद्युत, यहां पे हम बात कर रहे हैं विद्युत फ्लक्स की। तो d phi e क्या हो जाएगा, E डॉट dA। यह इसको ऐसे लिख सकते हैं E dA cos 0। क्यों 0 क्यों लिया हमने यहाँ पे cos थीटा को, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि DA और E क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है और cos 0 का मान 1 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से EBA। क्या आया है यहाँ पर, ये आया है इस छोटे से पृष्ठ अवयव के कारण विद्युत फ्लक्स। जैसे कि मैंने आपको अभी एक ये फुटबॉल दिखाई थी, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि ये छोटा सा एक पृष्ठ अवयव है और पूरा ये काल्पनिक जो पृष्ठ माना है हमने, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, phi E इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन E dA। मतलब क्या हुआ उसका कि ये जो छोटे छोटे अवयव इस पे माने हैं हमने, सभी को जोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सभी को जोड़ना। तो ये क्या हो जाएगा, E dA। तो इसको ऐसे रख सकते हैं, E का मान नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि इसके हर पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल का जो दूरी है केंद्र से वो स्मॉल r है, तो E का मान नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं E, ये क्या हुआ, dA का इंटीग्रेशन, यानी पूरे काल्पनिक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप जानते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। जी हाँ, तो इसको मान सकते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब हम गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं, गॉस के प्रमेय में हमको बताया गया था कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध या जुड़े हुए विद्युत क्षेत्र Q का 1/ε0 गुणा होता है। ये हमारे पास गॉस की प्रमेय है और ये हमने निकाला है अभी। तो समीकरण, 2 समीकरण हो गए हमारे पास में, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब इन दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख सकता हूं मैं, E इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन ε0। ओके, E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन ε0। तो यहां से क्या आया, देख लीजिए आप, E इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई, नीचे की तरफ चला जाएगा यहाँ पे, 4 पाई ε0 Q अपॉन r स्क्वायर। क्या है ये है किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने प्राप्त किया है, किससे, गॉस की प्रमेय के आधार पर। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम गॉस की प्रमेय से के नियम को
मान लीजिए कि हमारे पास में एक पॉजिटिव धनात्मक यानी पॉजिटिव धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस Q0 बिंदु P पर रखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E = F/Q0 से क्या हो जाएगा कि इस धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाले बल का मान हम निकाल सकते हैं F = Q0E। अभी E का मान हमने निकाला है गॉस की प्रमेय के आधार पर, तो क्या हो जाएगा F = यहां से मान रखने पर 1/4 पाई ε0 Q r²। E की वैल्यू रखी हमने और साथ में आ गया है Q0 न्यूटन। क्या आ गया F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 r² या Q0 r²। क्या है ये कूलॉम का नियम है। जी हाँ, गॉस की प्रमेय के आधार पर। तो दोबारा से एक बार इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम क्या करते हैं प्लस Q, ये हमारे पास में जो आवेश है प्लस Q, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने काल्पनिक पृष्ठ माना है स्मॉल r त्रिज्या का और इसका छोटा सा अवयव लिया है हमने dA क्षेत्रफल। अभी हमने फुटबॉल के जैसे आपको दिखाया था ये dA, मान लो ये लीजिए छोटा सा dA। तो ये dA क्या है, ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा के जस्ट लंबवत है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो E बाहर की ओर है और इस पृष्ठ अवयव पर जो लंब डाला है dA वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको dA वेक्टर। ये dA वेक्टर भी बाहर की ओर ही होगा क्योंकि हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत होता है, तो दोनों की दिशा सेम है। तो थीटा यहाँ पर 0 था, तो हमने फाई का मान क्या निकाल दिया था d∅ = E dA cos 0। cos 0 का मान बनता है तो फाई का मान निकाल लिया हमने। फिर हमने क्या किया कि वहां पे गॉस की प्रमेय के आधार पर फाई = Q/ε दोनों को मान बराबर रखने पर हमको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई थी। धन्यवाद। देखते हैं किसी गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक हमारे पास में स्फीयर है खोखला यानी स्फेरिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर दीजिए, मान लीजिए हमारे पास में एक ये खोखला गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या है ये कैपिटल R, ये बिंदु O है। जब हम कोई आवेश इस खोखले गोले को देते हैं तो वो आवेश संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए इससे स्मॉल r त्रिज्या पर हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। यहां पर बिंदु P है, तो यहां पर 3 केस संभव है। स्थिति फर्स्ट, क्या स्थिति है कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर निकालना चाह रहे हैं वो बिंदु गोलीय कोष से स्मॉल r की दूरी पर बाहर स्थित है, यानी गोलीय कोष से बाहर है बिंदु P पर। तो यहां पर हमने एक अवयव, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया था, मान लीजिए ये जो बाहर का हमने गॉसियन पृष्ठ माना है, ये यहां पर एक हमने अवयव क्षेत्रफल dA की कल्पना की है। केंद्र से मिलाने वाली रेखा के अनुदित विद्युत क्षेत्र होता है, तो E की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो E की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ये जो हमारे पेन है, इस पेन की जो नोक है, जो पेन की टिप है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है E। और एक होता है हमारे पास में अवयव क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर। dA वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमेशा इस पृष्ठीय अवयव के लंबवत होता है dA वेक्टर। तो dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों की दिशा क्या हो गई, यहां पर सेम होगी। तो देखिए
इस छोटे से अवयव क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई सफिक्स में, क्योंकि यहां पे हम विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट बी ए, ये वेक्टर का निशान ऐसे लगा देते हैं, या इसको ऐसे भी दिखा देते हैं ई बी ए कोस 0। अभी बताया यहां पे डी ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों की दिशा एक है, क्योंकि दोनों केंद्र से बाहर की ओर आने वाली रेखा के अनुदिश है, या इस पृष्ठीय अवयव के दोनों क्या है, लंबवत है। तो कोस 0 का मान 1, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, ई बी ए। क्या हुआ ये इस छोटे से पृष्ठ अवयव के कारण विद्युत फ्लक्स आ गया है। अब हम बात करते हैं संपूर्ण गोलीय पृष्ठ की। संपूर्ण, ये जो बाहर हमने काल्पनिक पृष्ठ माना है, गॉसियन पृष्ठ, इसके विद्युत फ्लक्स की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, संपूर्ण लिख सकते हैं इसको, संपूर्ण फ्लक्स की अगर मैं बात करता हूं तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं डीए का, यानी संपूर्ण इस जो हमारा ये गॉसियन पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गया यहां पे। तो गॉस की प्रमेय से हमने क्या पढ़ा है, गॉस की प्रमेय से हमने पढ़ा था कि किसी भी आवेश से जुड़े हुए पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समीकरण नंबर 2, दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर हो गया, तो इससे क्या आ गया, E इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0, या क्या हुआ ये E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां स्मॉल आर का मान है कैपिटल आर से बड़ा। ये क्या है, ये किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि किसी गोलीय कोश को आवेश देने पर उसके जो पृष्ठ पर फैल जाता है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ठीक इसी तरीके से होता है जैसे कि ये संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर रखा हुआ हो। जी हाँ, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि गोलीय कोश का आवेश इस तरीके से कार्य करता है जैसे कि वो समस्त आवेश उसके केंद्र पर रखा हो। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला है वो क्या आया है, वो एकांत बिंदु या एक वो किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक के बराबर है। तो यहां पर हम देखते हैं पृष्ठ घनत्व, यदि ये हमारा पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व की बात करता हूं मैं, आवेश पृष्ठ घनत्व। जी हाँ, आप लोगों ने पढ़ा था घनत्व के बारे में। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है किसी भी जैसे कि लेंथ में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये रो इज इक्वल टू एम अपॉन डी पढ़ते थे ना, सॉरी, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। तो यहां बात करते हैं आवेश पृष्ठ, तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, यानी कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। जी हाँ, क्या होगा, कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को हम आवेशीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो Q इक्वल टू ए क्या है इसका, इसका आवेश जो हमने डाला है वो इस पर है, क्वेश्चन पृष्ठ पर आवेश नहीं बल्कि पृष्ठ क्या है, गोलीय कोश पर है। तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जहां कैपिटल आर लिया ना हमने, गोलीय कोश की त्रिज्या क्या थी, कैपिटल आर। तो ये मान ध्यान रखने पर क्या आ जाएगा, इस वैल्यू E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0, क्योंकि जहां क्या रखेंगे हम, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये 4 पाई से 4 पाई कर दिया, तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे, E इज इक्वल टू
सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। जी हाँ, अब बात करते हैं स्थिति सेकंड की। स्थिति सेकंड क्या होगी? स्थिति सेकंड में यह है कि जो हमने पॉइंट माना है पी, अब ये अंदर ना होकर इसके गोले कोष के पृष्ठ पर है, यानी पी अब की बार कहां गया? ये यहां पर आ गया। तो इसमें क्या होगा? सेम वही, ई का मान भी बाहर की ओर होगा और डी वेक्टर का मान भी बाहर की ओर होगा। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करके हम क्या कह सकते हैं कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। जो अभी हमने गोशन पृष्ठ माना था उसकी त्रिज्या जो है वो गोले कोष के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अब की बार हमने इसको पॉइंट को कहां ले गए हैं? गोले कोष की सतह पर लेकर आ गए हैं। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो इस वैल्यू को हम यहां पर रखते हैं तो क्या माना जाएगा हमारे पास में? E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे क्या किया हमने? आर का मान, स्मॉल आर का मान हमने कैपिटल आर रख दिया है। अब इस समीकरण में अगर रखते हैं हम, इस समीकरण में जो हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो ये हमने आर का मान स्मॉल आर का बराबर रख दिया, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर करके क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद ये है यहां पे, ठीक है, क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं थर्ड स्थिति की। स्थिति जो हमारे पास में कंडीशन जो थर्ड आई है वो क्या है कि अब की बार मान लीजिए कि हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट पी, स्थिति थर्ड की बात करता हूं अगर मैं, केस थर्ड, अब की बार क्या है कि हमारा पॉइंट जो है वो अंदर की तरफ है, यहां पर कहीं भी। तो ये प्रश्न हमने मान लीजिए अंदर की तरफ, इसकी त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल आर डैश है। तो स्मॉल आर डैश इज लेस देन आर। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं? इस कंडीशन में देख रहे हैं कि ये जो संपूर्ण गोशन पृष्ठ हमने अंदर की ओर माना है, इस पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं है। गोशन पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण आवेश गोले कोष की बाहरी सतह पर था, यानी इस गोशन पृष्ठ से जुड़े हुआ कोई भी आवेश नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका फ्लक्स जो है वो शून्य होगा, यानी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू 0। गोशन पृष्ठ से कोई भी आवेश नहीं जुड़ा हुआ है, यानी इस गोशन पृष्ठ से जो टोटल फ्लक्स है वो कितना है? 0 है। यहां पर देख लीजिए ए का मान 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इस पृष्ठ का कुछ तो क्षेत्रफल होगा भाई। तो ए का मान 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा इससे? जब ए का मान 0 नहीं है तो ई का मान 0 होगा भाई, जब तो दोनों की गुणा 0 आएगी, अर्थात E इज इक्वल टू 0। अर्थात गोलीय पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब हम डिस्कस करते हैं एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय के आधार पर निकालना। अचालक गोला, यानी हमारे पास में ये एक गोला है, ये अचालक है, ठोस गोला है। तो यहां पर हम जो भी आवेश इसको देते हैं वो आवेश इसमें एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अभी हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था स्फेरिकल, एक गोलीय पृष्ठ, तो वहां पर संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर रह गया था, और यहां पर क्या है कि ये संपूर्ण आवेश वो गोले में एक समान रूप से वितरित हो चुका है। संपूर्ण गोले में अंदर बाहर सब जगह एक समान रूप से वितरित हो चुका है। तो इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है जो बाहर की तरफ है,
और हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर 3 केस होंगे, वही कि यदि बिंदु P क्या है वो बाहर है, पृष्ठ पर है या अंदर की ओर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ माना है, स्मॉल r त्रिज्या का हमने एक गॉसियन पृष्ठ माना है, स्मॉल r इज कैपिटल देन r, यानी गोले के से बाहर बिंदु P के लिए हमने स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ माना है, और गोले की यहाँ पे त्रिज्या कितनी है वो कैपिटल R है। तो यहाँ पर वही जैसे कि पहले था, एक अवयव क्षेत्रफल dA, विद्युत क्षेत्र E क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगा। और ये जो हमारा पृष्ठ हम लेते हैं, अवयव क्षेत्रफल जो हम ये लेते हैं, इसके अगर वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर हमेशा इसके लंबवत होता है, जैसे बाहर की तरफ, और विद्युत क्षेत्र भी केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों बाहर की तरफ यहाँ पे लिए गए हैं। तो हम क्या मान सकते हैं कि इस छोटे से केस स्थिति नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, केस फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं कि बिंदु जो है वो गोले से बाहर है, तो इस अवयव क्षेत्रफल dA से जुड़ा हुआ फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई स्मॉल e इक्वल टू E डॉट dA। ये क्या है, E, ये एक सफिक्स है जो ये बताता है कि हम विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम कभी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो वहां पे ये फाई m हो जाएगा। तो डॉट को हटाने के लिए क्या होगा, E dA cos 0। 0 क्यों, dA और E क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, या कह सकते हैं कि दोनों विद्युत क्षेत्र और dA क्या है वो केंद्र को मिलाने वाली रेखा के संरेखित है, एक ही डायरेक्शन में है। तो संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहां पर बात करता हूं मैं इस गॉसियन पृष्ठ को पूरे के फ्लक्स की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये E cos 0 क्या था, यहां पे हमने इसको 1 मान लिया, cos 0 1 होता है। अब इसको जोड़ते हैं हम dA को, संपूर्ण पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ की मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। हमने पढ़ा है गॉस कीपर में किसी आवेश के कारण उसके गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समीकरण नंबर 2, बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर हो गए, E इज 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन ε0। तो E बराबर कितना आ गया भाई, 1/4 पाई ε0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, जहां स्मॉल r का मान है कैपिटल R से बड़ा। क्या है, ये आया है बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अचालक गोला भी इसी तरीके से व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर रखा हो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बिंदु के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो यहां पर हम बात करते हैं आवेश आयतन गणित की। अगर मैं बात करता हूं रो, मतलब क्या हुआ कि कुल आवेश को हम कुल आयतन से भाग कर देते हैं तो ये हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व Q अपॉन, अब हमने जो आवेश दिया है वो अंदर वाले गोले को दिया है ना, तो इसका अंदर का जो गोला है, ठोस गोला है जो हमारे बाहर तो काल्पनिक पृष्ठ था, ये जो ठोस गोला है इसका आयतन है 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन का सूत्र है, तो कैपिटल R का मान हमने यहां पर रखा है। ये मान इस समीकरण में रखने पे क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई ε0। क्यू की जगह क्या रखेंगे हम, क्यू की जगह रखेंगे हम 3/4, ये तीसरी गुना की हमने 4/3 पाई r क्यूब
रो। इसको यहाँ पे तिरछा करके ले जाने पर ना, ये क्यू का मान आ गया यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये 4 से ये 4 कट गया, ये पाई से पाई कट गया, तो क्या आ गया ये E इज इक्वल टू रो अपॉन सिग्मा, रो अपॉन सिग्मा कैपिटल आर की घात 3 बटे आर स्क्वायर, और साथ में ये यहाँ पे ये जो 3 है नीचे की तरफ आ गया जी। तो अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हमारे पास में यहां पर 2 सूत्र आ गए, एक ये एक ये। अगर हम मानते हैं कि ये अचालक गोला धातु का है, सपोज लेट अस सपोज अचालक गोला क्या है, धातु का है। अगर ये धातु का होगा तो जो हम संपूर्ण आवेश देंगे वो अंदर ना फैलकर क्या हो जाएगा, बाह्य पृष्ठ पर ही रह जाएगा। तब क्या होगा, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, ये नहीं लगना। ये क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हमने बात करते हैं आवेश आयतन घनत्व की बात करते हैं, और जब गोला धातु का बना है, अंदर नहीं फैला है, तो यहां पर इसका जिक्र ही नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, बारी बार रह गया है सारा का सारा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में क्या है कि यदि हम मान लेते हैं कि आवेश तो फैला हुआ है पहले की तरह ही, अब ये पॉइंट यहां ना होकर कहां है, गोले के पृष्ठ पर है। तो देखिए इस स्थिति में क्या हो जाएगा, स्थिति सेकंड में कि R इज इक्वल टू आर, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तब हम सेम पहले की तरह निकाल लेंगे, वही निकालने से कोई फायदा नहीं, जो हमने सिंपल यहाँ पर निकाली थी। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब यही मान अगर हम यहां पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू रो ε0 3 आर की पावर क्यूब, और ये क्या है, आर स्क्वायर। हमने क्या किया है, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रखा है, तो स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये पावर खत्म होगी, तो क्या गया आंसर, E इज इक्वल टू रो ε0 3 आर। ये 3 नीचे की तरफ। अब हम अगर ये गोला धातु का बना हुआ है तो क्या होगा, जब भी सूत्र क्या होगा हमारा, ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आवेश आयतन घनत्व की यहां पर हम जिक्र नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर गोला धातु का होगा तो सारा आवेश पृष्ठ पर ही रह जाएगा। अब हम बात करते हैं स्थिति थर्ड की। जी हाँ, स्थिति थर्ड पे आइए। अब हम बात करते हैं स्थिति थर्ड की कि अब की बार बिंदु को जो हमने लिया है वो अचालक गोले के अंदर की तरफ ले जाए। मान लीजिए स्मॉल आर की दूरी पर ये यहां पर बिंदु P है, तो हमने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ माना है अंदर की तरफ, ये स्मॉल आर त्रिज्या का। इस पर हमने एक अवयव लिया, जैसे कि हमने पहली 2 स्थिति में लिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर ई वेक्टर दोनों बाहर की तरफ हो जाएंगे, दोनों केंद्र के लंबवत है या केंद्र की से आने वाली रेखा के अनुदिश है। तो यहाँ पर इस काल्पनिक पृष्ठ की अगर मैं बात करता हूं तो इसका संपूर्ण आवेश क्या हो गया, फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई 4 स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का आवेश ई इक्वल याद आएगा P 4 r²। ओके, अब हमको पता है गॉस के प्रमेय से क्या कि Q इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। तो यहाँ पर इस ये जो आवेश है ये संपूर्ण गोले में फैला हुआ है, यानी जो हमारा गॉसियन पृष्ठ हमने अंदर की तरफ माना है ये इतना, इसमें भी क्या है, आवेश है। मान लीजिए इसमें अंदर की तरफ जो आवेश है वो क्या है, Q डैश है। तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू Q डैश अपॉन ε0। समीकरण दोनों को बराबर रखने पर E इक्वल टू
1/4 q डैश अपॉन r स्क्वायर। ये क्या आ गया? अंदर एक चालक गोले के किसी भी आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब बात करते हैं q डैश की। ये आवेश आयतन घनत्व रो की अगर मैं बात करता हूं, एक समान रूप से आवेशित है तो ये संपूर्ण गोले में बराबर होगा। यानी अगर हम इस बाह्य जो हमारे पास में सरफेस देख रहे हैं, अगर हम इसके कारण रो का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? q अपॉन आयतन है, देखिए q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर इस गॉसियन पृष्ठ के कारण हम निकालते हैं, पृष्ठ गॉसियन जो हमारे पृष्ठ ले हमने अंदर की तरफ, अगर इसके कारण हम निकालते हैं आवेश आयतन घनत्व, तो वो कितना हो जाएगा? q डैश अपॉन इसका अंदर वाले गॉसियन पृष्ठ का आयतन q डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर लिया है हमने यहाँ पर, बराबर है भाई। एक समान रूप से फैला हुआ है तो घनत्व कहीं भी लीजिए आप बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या आएगा? q डैश इज इक्वल टू स्मॉल q स्मॉल r बटे कैपिटल R और सारे की पावर 3। इससे ही काट के ऐसे करके हमने लिया है। तो ये q डैश का मान हमने समीकरण 3 में रखा। तो E इज इक्वल टू 1/4 q, ये रखा हमने यहाँ पे, ये r स्क्वायर नीचे की तरफ है तो ये r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब से r स्क्वायर कट जाएगा तो r ये क्या आ जाएगा? 1/4 स्मॉल q स्मॉल r बटे r की घात 3। ये हमारे पास में सूत्र आ गया है इसका। अचालक गोलीय, ये कोष या गोले के अंदर अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक आ गया। अगर हम यहाँ q का मान रख देते हैं इस फॉर्मूले से q का मान रख देते हैं, q इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब, हमने रखा है यहाँ पर, तो क्या होगा? 4πε0 4/3 पाई आर क्यूब रो डॉट r अपॉन r स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कटा, r की घात 3 से 3 घात कट गई, तो क्या आंसर? E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन r स्मॉल r अपॉन 3। तो हमारे यहाँ पे कितने 5 समीकरण आई है। दोबारा समझ लीजिए, एक बार ध्यान से देखिए कि अब की बार जो बिंदु लिया है हमने वो अचालक गोले के अंदर लिया है, स्मॉल r की दूरी पर लिया है। तो इसका सूत्र निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया है जिसको हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। d और e वेक्टर दोनों की दिशा बाहर की तरफ है, तो गॉसियन पृष्ठ से जुड़ा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E 4πr स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट, गॉस की परिमेय से फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो q की बजाय हमने क्या रखा है? h r, ये जो अंदर की तरफ गॉसियन पृष्ठ है इससे जुड़ा हुआ आवेश q डैश है। दोनों समीकरण बराबर रखने पर हमारे पास में ये आता है। अचालक गोले में कहीं भी आप रो का मान ले सकते हैं, बराबर है। तो हमने 2 रो के मान लिया यहाँ पे, q डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल R लिया है, बाहर ये पूरे गोले के कारण है, ये अंदर गॉसियन पृष्ठ के कारण q डैश वाला लिया हमने स्मॉल r त्रिज्या। इसे q डैश का मान निकाला हमने, q डैश का मान यहाँ पर रखने पर ये हमारे पास में समीकरण आई है। तो इस समीकरण में q का मान हमने फिर यहां से रखा, तो ये E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन स्मॉल r अपॉन बटे 3। ये क्या आ गया? अगर ये गोला अचालक गोला ना होकर धातु का होता तब क्या होता? अगर ये गोला धातु का होता तो इसको जितना भी आवेश देते वो इसके बाह्य पृष्ठ पर ले जाता, अंदर जो है कोई भी आवेश नहीं होता, जिससे अंदर जो है E का मान 0 हो जाता। तो अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E, वो प्रोपोर्शनल है 1r के, E अनुक्रमानुपाती R। इस बिंदु पर चर्चा करेंगे एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हमारे पास में ये एक अनंत लंबाई का कोई तार है, बहुत लंबाई से ऊपर नीचे बहुत लंबा तार है। तो इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु लिया है हमने P, इससे स्मॉल r दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले गए। तो स्मॉल r दूरी पर हमने बिंदु P लिया है, तो हम इसके चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। यानी जैसे ये तार है, एक बेलन है, इसके बाहर एक बड़ा बेलन है,
इसको क्या मानेंगे हम, गॉसियन पृष्ठ। तो यहां पर 3 पृष्ठ है देखिए, एक तो ये जो बाहर का हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है, ये इसका बोलते हैं वक्रीय पृष्ठ, और एक पृष्ठ हो जाएगा ऊपर की तरफ ये, और एक पृष्ठ हो जाएगा नीचे की तरफ। ये जो तार है, इस तार के लिए रैखिक घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, यानी एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को हम रेखीय घनत्व बोलते हैं। तो ये जो वक्रीय पृष्ठ है, इस पर हमने एक छोटा सा अवयव माना है, क्षेत्रफल अवयव dA। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र वो तार के लंबवत बाहर की ओर होगा, ई वेक्टर। और ये जो हमने छोटा सा पृष्ठ अवयव माना है, इसका जो वेक्टर लेते हैं हम, ये वेक्टर वो भी बाहर की तरफ होगा। तो दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, यहां पे वो 0 हो जाएगा। वक्रीय पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स है फाई ई, डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ई डॉट डी ए, या ई डी ए कोस 0। क्यों, डी ए वेक्टर ई वेक्टर दोनों बाहर की ओर है, और कोस 0 का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा ई डी ए। अब देख लीजिए ऊपर की तरफ जो ये हमारा ऊपर की तरफ जो पृष्ठ है, यहां पर भी हमने एक छोटा सा अवयव माना है पृष्ठ अवयव। तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के जस्ट लंबवत बाहर की ओर, और डीए वेक्टर क्या होगा ऊपर की ओर। तो यहां पर कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो कोस 90 आ जाएगा। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, फाई का मान 0। ठीक इसी तरीके से यहां पे देख लीजिए, यहां पर भी हमने पृष्ठ अवयव माना है, तो पृष्ठ अवयव वेक्टर डीए वेक्टर क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, और ई वेक्टर ये बाहर की तरफ है। फिर यहां पे भी 90 डिग्री का कोण है, तो ऊपर के पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ, इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत फ्लक्स है हमारा क्या है, वो 0 है। तो क्या हो जाएगा कि काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स है वो वक्रीय पृष्ठ के कारण ही है। तो यहां पर क्या करते हैं हम, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ इसके कारण हो जाएगा क्या, फाई ई इक्वल टू ई बाहर की तरफ, और डीए का क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन समाकलन, डीए मतलब वक्रीय पृष्ठ टोटल। तो क्या होता है पृष्ठ का या बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एल। गॉसियन पृष्ठ की लंबाई क्या थी, स्मॉल एल। ये बेलन का वक्रीय पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं है। संपूर्ण पृष्ठ में तो ऊपर और नीचे का पृष्ठ भी आता, यहां 0 हो चुका है फ्लक्स पहले। तो इसकी बात करते हैं वक्रीय पृष्ठ की, ई इक्वल टू 2 पाई आर एल। समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 1। हमने पढ़ाया गॉस की परिमेय से क्या, कि किसी आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε गुना होता है। समीकरण नंबर 2। बाएं पक्ष बराबर है, तो दाएं पक्ष बराबर रखने पर क्या आ गया, E इक्वल टू या ई 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान कितना हो गया भाई, इसे नीचे की तरफ ले जाइए, यहां पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल हो गया यहां पर। तो Q अपॉन एल, अभी क्या पढ़ा था हमने, रेखीय आवेश घनत्व। तो क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। तो हम हर जगह क्या यूज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। 4 पाई करते हैं ना, तो यहां 2 से गुना ऊपर कर दो और 2 से गुना ये नीचे कर दो। तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपॉन आर। जी हाँ, ये क्या है, ये अनंत लंबाई के
सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक होगा। इससे स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि E का मान 1/r के अनुक्रमानुपातिक, यानी इसका मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, यानी तार से दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो क्या होता है, घटता है। R का मान बढ़ेगा तो E का मान घटता है। विद्युत क्षेत्र E की दिशा रेखीय आवेश के लंबवत, यानी जो हमारा ये सीधा तार है इसके लंबवत बाहर की ओर होती है। हाय गाइस, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, किस तरीके से गॉस की प्रमेय कार्य करती है। तो हमारे पास में समतल कोई प्लेट है, उसकी 3 कंडीशन होती है। अगर प्लेट अचालक है या प्लेट चालक है या फिर 2 समानांतर अचालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का मान है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में एक अचालक प्लेट चादर है, एक अनंत विस्तार की बहुत लंबी हमारे पास में एक चादर है, बहुत बड़ा उसका क्षेत्रफल है। तो ये अचालक प्लेट की क्या खूबी होती है कि जब हम अचालक प्लेट को कोई आवेश देते हैं तो आवेश इसके संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता है। जी हाँ, संपूर्ण क्षेत्रफल में इसका आवेश फैल जाता है। मान लीजिए कि इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, सिग्मा यानी कि एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व, यानी सिग्मा इक्वल टू Q/A, या कह सकते हैं कि Q इक्वल टू सिग्मा है। तो देखिए जैसे कि हमारे पास में ये एक प्लेट है, तो हमने यहां पे क्या किया कि प्लेट के दाईं तरफ एक पॉइंट माना है P, इसका क्षेत्रफल A, क्षेत्रफल A लिया है। इसके ठीक सममित यानी सिमेट्रिकल एक पॉइंट लिया है P', और हमने क्या काल्पनिक बेलन मान लिया है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हमने यहाँ पे एक बेलन माना है। बिंदु P यहां पर है, बिंदु P' यहां पर है। तो देखिए ये जो इसका वक्री हमारे पास में जो बेलन है, इसका जो ये पृष्ठ है समतल पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल है सपोज A, और विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वो इसके लंबवत होगा E', ये E वेक्टर, समतल पृष्ठ के लंबवत E वेक्टर। और अवयव पृष्ठ क्षेत्रफल dA वेक्टर भी क्या होता है, वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो यहां देखिए क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र E वेक्टर व dA वेक्टर दोनों क्या है, परस्पर एक दूसरे के समानांतर है, यानी इनके बीच में थीटा का मान 0 है। ठीक इसी तरीके से जो प्लेट के दूसरी तरफ हमने बिंदु लिया है P', यहां पर भी एक समतल पृष्ठ है A, तो यहां पर भी E और E वेक्टर व dA वेक्टर दोनों क्या है, परस्पर समानांतर है और क्षेत्रफल के ये लंबवत है। मान लीजिए कि प्लेट से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P, यहां पर ये देखिए कि सपोज हमने ये जो समतल क्षेत्रफल लिया है, इसमें एक छोटा सा अवयव है dA वेक्टर। तो यहां पर इस गॉसियन पृष्ठ जो बेलन है ये, इसमें हम 2-3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, एक समतल पृष्ठ ये है, एक समतल पृष्ठ ये है। तो एक समतल पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स E.dA और दूसरे कारण E.dA। यहां पर क्या है, E और dA समानांतर है, तो E.dA cos 0 को 0 का मान 1 होता है। तो वैसे लिख सकते हैं phi इक्वल टू 2E.dA, यानी 2 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा E.dA। और ये dA क्या है, यहाँ पे अवयव पृष्ठ क्षेत्रफल है। अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो क्या हुआ, पूरा पृष्ठ कितना हो सकता है, अधिकतम ये A हो जाएगा। तो क्या हुआ 2EA, दोनों समतल पृष्ठों के कारण विद्युत फ्लक्स 2EA। अब बात करते हैं वक्रीय पृष्ठ की। ये बेलन का वक्रीय पृष्ठ है, तो वक्रीय पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगी भाई, सेम ऐसे होगी, इस तरफ और इस तरफ। और यहां पर पृष्ठ अगर हम मानते हैं तो ऊपर की तरफ होगा ऐसे। तो वक्रीय पृष्ठ पर E वेक्टर व dA वेक्टर के बीच कोण 90 डिग्री होगा और cos 90 का मान 0 होता है, यानी वक्रीय पृष्ठ के कारण कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं हो सकता होता। तो हम कह सकते हैं कि इस गॉसियन काल्पनिक बेलन के पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो विद्युत फ्लक्स है वो सिर्फ इन दोनों तलों के ही कारण है।
जिसका मान क्या है 2EA। और गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का मान हमने यहां से रखा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर है, तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन, ए से ए कैंसिल होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये अचालक प्लेट या चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यहां पर एक बात याद रखने की है, रिमेंबर रखने के लिए है कि अगर ये प्लेट धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट से दूर होगी, प्लेट से दूर होगी। और अगर ये प्लेट ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो प्लेट की ओर होगी। अब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसको मापने का, इसको ज्ञात करने का एक पैमाना होता है। यदि हम एक धनावेशित चार्ज Q0 लेते हैं तो इस Q0 के चलने की दिशा को ही विद्युत क्षेत्र की दिशा कहते हैं। यदि धनावेशित प्लेट है तो ये आवेश को क्या करेगी, धकेलेगी, दूर भेजेगी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी, प्लेट से दूर की तरफ। और अगर प्लेट ऋणावेशित है तो ये प्लस आवेश क्या होगा, प्लेट की ओर आकर्षित होगा, उस दिशा में क्या होगा, यदि ऋणावेशित प्लेट है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट की ओर हो जाएगी, होगी। अब देखिए दूसरी हेडिंग की तरफ चलते हैं हम। चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए समझिए क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। ये अचालक प्लेट है और ये चालक प्लेट है। अचालक प्लेट को अगर हम, जैसे ये हमारे पास अगर सपोज अचालक प्लेट है, जैसे इसमें बताया गया है, अगर हम इसको आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश पूरी प्लेट पर समान रूप से फैल जाता है। और अगर प्लेट चालक प्लेट है तो संपूर्ण आवेश दो जगह फैलता है, जैसे एक इस पृष्ठ पर और एक इस पृष्ठ पर। यानी चालक प्लेट ऐसे काम करती है जैसे कि एक प्लेट ना होकर दो प्लेटें हैं। जी हाँ, देखिए मान लीजिए कि ये हमारे पास में जो चालक प्लेट थी, ये इसका पृष्ठ 1 है और ये पृष्ठ 2 है। इस प्लेट से के निकट बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सपोज ये जो हमारे पास में इधर का पृष्ठ है, पृष्ठ 1, पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस सूत्र से हम क्या रखेंगे यहाँ पे, E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी दिशा क्या होगी, चादर 1 से दूर। क्यों, हमने अभी यहां पर पढ़ाया कि धनावेशित प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट से दूर की तरफ होती है। ये यहां पर आ गया है। अब हम बात करते हैं प्लेट 2 की। इस प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विस्थापन में व्यंजक हो जाएगा, E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मान लीजिए सपोज ये प्लेट नहीं है, सिर्फ ये प्लेट है, तो इसके कारण E2 और प्लेट इसके कारण E1। ठीक है, तो E2 का मान क्या आएगा, ये आएगा चादर 2 से, ये चादर 2 से दूर की ओर। यानी E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है। वेक्टरों के संयोजन के नियम से हम जानते हैं कि यदि वेक्टर क्वांटिटी एक ही दिशा में तो जुड़ जाती है। विद्युत क्षेत्र E1 व E2 का मान एक दिशा में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दोनों का मान जुड़ जाएगा। यानी E इक्वल टू E1 प्लस E2। अगर हम इनके आंकिक मान की बात करते हैं तो E इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 का मान ये, E2 का मान ये, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दोनों को जोड़ते हैं तो हट जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये, चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यहां पर भी सेम कंडीशन हो जाएगी। यदि प्लेट धनावेशित है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट से दूर की ओर होगी, और यदि चालक प्लेट ऋणावेशित है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो प्लेट की ओर होगी। अब हम एक तीसरी कंडीशन की तरफ पढ़ते हैं जो बिल्कुल सेम इसी की तरह है। हमारे पास दो समानांतर अचालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। सपोज ये हमारे पास में इस तरीके से दो प्लेट है, एक प्लेट को हमने धनावेश दिया है, एक प्लेट को हमने ऋणावेश दिया है। प्लेट 1, प्लेट 2, ये धनावेशित और ये ऋणावेशित है। बिंदु P, दोनों प्लेटों के बीच में बिंदु P है। किसी एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको पता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसे कि अभी हमने यहां से ज्ञात किया था। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इस धनावेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी दिशा क्या होगी, धनावेशित प्लेट से दूर।
प्लेट एक से दूर। चलिए अब इस बिंदु P पर ऋणावेशित प्लेट नंबर 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक तो ये सूत्र तो सेम रहेगा, सिर्फ दिशा चेंज होगी। तो क्या हो जाएगा E2 = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी दिशा क्या होगी +2 की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये सॉरी प्लेट 2 की ओर, देखिए जिसकी माइनस है ना, तो अगर यहाँ पे धनावेश रखते हैं तो वो माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, यानी E2 की दिशा भी हो जाएगी। तो क्या कह सकते हैं कि बिंदु P पर E1 व E2 की दिशा सेम है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करते हैं, E को जोड़ देते हैं। E = E1 जमा E2। E1 के लिए क्या करते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जमा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 जिसको बोलते हैं। तो क्या मान आया, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये क्या है, दो समानांतर अचालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर ही होता है। अब अगर सपोज हम मान लेते हैं कि बिंदु P डैश क्या है, वो दोनों प्लेटों से बाहर है। सपोज ये P डैश यहाँ पर बाहर है, तो सपोज ये प्लेट यहाँ पर नहीं है, मान लीजिए इसको ढक दीजिए, तो प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 धनावेशित प्लेट से दूर। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर सपोज प्लेट फर्स्ट नहीं है, प्लेट सेकंड है, यहाँ पर ऋणावेशित है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो प्लेट की ओर हो जाएगी। दोनों का सूत्र सेम होगा। तो यहाँ पर क्या है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत दिशा में है, तो इनका परिणामी जब हम निकालते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, अर्थात यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात दो समानांतर अचालक प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, 0 होता है। आज आपका ये चैप्टर सेकंड है जो हमारा कुमार मित्तल की बुक के हिसाब से, और एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से ये चैप्टर फर्स्ट है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको पूरी सारी वीडियो को मर्ज करके एक इसका हम बड़ा वीडियो बना देंगे। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, या हमारे व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, हम तुरंत आपका जवाब देने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।